Assalamu alaikum guys, welcome back to the Accountancy Union. Hope so you all are doing great. आज हम लोग इस वीडियो के अंदर चैप्टर 10 के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 10 लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर चैप्टर 10 के एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9। ABC is a large airline. A recent survey of its passengers indicate that 65% had problems due to other passengers allowing their children to create noise and disturbance on the aircraft. अब वो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए भी एक बड़ी एयरलाइन है जिसके अंदर एक रिसेंट सर्वे हुआ है कि उसके अंदर 65% जो पैसेंजर्स हैं वो उन हैड प्रॉब्लम ड्यू टू अदर पैसेंजर। जो 65% पैसेंजर्स हैं उनको मसला हो रहा है बाकी पैसेंजर्स की वजह से, जिनके बच्चे उनको शोर की वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। फैमिलीज मेक अप अराउंड 15% ऑफ एबीज टोटल पैसेंजर, और जो टोटल पैसेंजर्स हैं उनका सिर्फ 15% है जो फैमिलीज हैं। Which of the following course action would be regards as utilitarian point of view? अगर आप यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको किसका देखना चाहिए, किसका फायदा देखना चाहिए? नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूटिलिटेरियन की अप्रोच हमने जो पढ़ी थी, यूटिलिटेरियन अप्रोच हमें ये बताती है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का बेनिफिट देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का बेनिफिट देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा लोगों का फ़ायदा देखना है। सबसे पहले वो कह रहा है डू नथिंग एज़ फैमिलीज़ राइट शुड बी प्रोटेक्टेड। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करोगे और फैमिलीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे और उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, नहीं। ये ऑप्शन नहीं है कि आप चुप रहेंगे। रिफ्यूज़ टू अलाउ बुकिंग फॉर फैमिलीज़। अब आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा करना है, तो मैक्सिमम कितने हैं 65% और फैमिलीज़ कितनी है सिर्फ 15%। ये हमारा हो गया मैक्सिमम, ये हमारा हो गया मिन यानी कि मिनिमम। तो ज़्यादा लोगों का अगर हम फ़ायदा देखें तो वो हमारा 65% है और कम लोगों का जो फ़ायदा हम देखें वो 15% है। तो अभी तक तो ये ऑप्शन बेटर लग रहा है कि रिफ्यूज़ टू अलाउ बुकिंग फॉर फैमिलीज़, क्योंकि फैमिलीज़ ओनली 15% हैं। आगे भी हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑन बोर्ड टू कीप देम ऑक्युपाइड। पहली बात ये है कि आप एंटरटेनमेंट चिल्ड्रन को प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर आपको आपको कोई एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी पे भी कॉस्ट आएगी, या कोई स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, या जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो आपने तो ज्यादा लोगों का फायदा देखना है ना। आपने ये तो नहीं एज अ लार्ज या एज अ होल तो सब 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 जो सब ऑर्डिनेट्स हैं या सब स्टेक होल्डर्स हैं उनका बेनिफिट नहीं देखना, मैक्सिमम का देखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ये ऑप्शन भी नहीं है। क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन ऑन द प्लान्स फॉर फैमिलीज विद चिल्ड्रन। ऐसा भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो बिजनेस का काम होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो अलग अलग से सेक्शंस अगर आप फैमिलीज के लिए बनाएंगे तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि रिफ्यूज टू अलाउ बुकिंग फॉर फैमिलीज। तो हम फैमिलीज को रिफ्यूज कर देंगे कि हम आपके लिए बुकिंग नहीं कर सकते। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 के अंदर कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। यू आर सुपरवाइजर एट द इंस्ट्रक्ट sorry your supervisor at work instruct you to undertake an activity you believe to be illegal। आपका सुपरवाइजर एक आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि एक एक्टिविटी करो जो कि इलीगल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एथिकल डायलेमा। नो डाउट कि ये एथिकल डायलेमा ही है कि आपकी एक एग्जाम मतलब आपको इलीगल काम करना चाहिए या अपने सुपरवाइजर की बात करनी चाहिए, मतलब माननी चाहिए, जॉब भी बचानी है और इलीगल प्रोफेशनलिज्म भी आपने बिहेव करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, डायलेमा की ही एग्जांपल है। अडॉप्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एथिक कोड विल टेंड टू इम्प्रूव कंपनीज रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर। क्या अच्छा एथिकल स्ट्रॉन्ग कोड हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, और ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट ही हमें लग रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हम इसको सी ऑप्शन पे जाएंगे। दोनों ठीक है ना। सुपरवाइजर आपको कहता है कि इलीगल काम करो और आपने इलीगल नहीं भी करना, तो एथिकल डायलेमा है।
सो 10th के लिए हम सी स्टेटमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11th को भी देख लेते हैं। Which of the following will be required before an occupation can be classified as a profession? क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी आपको ऑक्यूपेशन को क्लासिफाइड करने के लिए? ऑक्यूपेशन मतलब जो आपका पेशा है, आपको क्या चीज, किस चीज की जरूरत होगी? मोर देन अ गिवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी इन दिस ऑक्यूपेशन। क्या 10 से ज्यादा लोग टीचर हों तो आप भी टीचर होंगे? ऐसा तो कहीं पे हमने नहीं पढ़ा कि ज्यादा लोग एक पोजीशन, एक ऑक्यूपेशन में होंगे तो ये रिक्वायरमेंट है नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशन मस्ट बी गवर्न बाय अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है कि गवर्न किसी ऑर्गेनाइजेशन से रूल हुई हुई हो, यानी कि ऑक्यूपेशन जैसे कोई डिग्री आप करते हो, जैसे कोई आपने क्वालिफिकेशन लिया, स्पेशलाइजेशन की है, तो वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आपको उसके बाद आपने जैसे डॉक्टर आप बनते हैं, ये आपका प्रोफेशन है, आप टीचर बनते हैं, आप लॉयर बनते हैं, वट एवर, तो उसके लिए प्रॉपर आप एजुकेशन लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही लग रहा है। लीगल और पॉलिटिकल अप्रूवल इज नीडेड। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशन बनने, प्रोफेशनल या आपको प्रोफेशन चूज करने के लिए लीगल या पॉलिटिकल अप्रूवल चाहिए होता, नहीं, ऐसा नहीं हमने पढ़ा। ऑल मेंबर्स मस्ट बी अबव अ सर्टेन एज। सारे मेंबर सर्टेन एज से ऊपर होने चाहिए, ऐसा भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कुछ लोग अगर 18 ईयर्स में या 20 ईयर्स में या 25 ईयर्स में एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज है, तो हर बंदा जिस एज में एजुकेशन कंप्लीट करता है वो उसी एज से अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर लेता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बीटा, कि जिसके लिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपर गवर्न, आपने कोई डिग्री की हो, आपने कोई एजुकेशन ली हुई हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर या टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 12। अच्छा, 12 के अंदर क्या बोला जा रहा है? हैरी इज एन अकाउंटेंट इन अ लार्ज बिजनेस, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड हिम टू lie to the other direction about the profitability of the company. Which fundamental ethical principle would Harry be breaching if he agreed to the request? अच्छा, उसको क्या बोला जा रहा है? वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज बिजनेस का अकाउंटेंट है, जिसके अंदर फाइनेंस डायरेक्टर उसको कह रहा है कि कोई झूठ बोलने के लिए, बाकी डायरेक्टर्स को प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ झूठ बोलने के लिए कह रहा है उसको। तो कौन सी वाली, विच फंडामेंटल एथिकल, जो मेन एथिकल प्रिंसिपल है, वुड हैरी बी ब्रीचिंग इफ ही एग्रीड? अगर वो एग्री हो जाता है झूठ बोलने के लिए, तो किस चीज को वो ब्रीच कर रहा है? तो किस चीज को अगर आप देखें ब्रीच कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी, हम ये नहीं कह सकते कि इससे कोई ऑब्जेक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज आएगा। मतलब अगर वो डायरेक्टर्स को, हो सकता है कंपनी का जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो इसलिए भी बोल रहा हो कि बाकी जो डायरेक्टर्स हैं या बाकी लोग जो हैं वो ये खबर इन्वेस्टर्स तक ना पहुंचा दें, और इन्वेस्टर्स वगैरह वो इन्वेस्टमेंट ना निकाल लें या कुछ भी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं आएगी। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, ऐसी कोई राज वाली बात तो नहीं है जिसको छुपाया जा रहा है, सॉरी, जिसको बताया जा रहा हो बाहर, राज वाली बात, कोई ब्रीच तो नहीं की जा रही, कोई इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हो रही, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। इंटेग्रिटी, यस, इंटेग्रिटी होती है ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी किसको कहते हैं? ऑनेस्टी। तो यहाँ पे वो ब्रीच किसको करेगा? वो अपनी ऑनेस्टी को ब्रीच करेगा अगर वो एग्री एग्री हो जाता है, यानी कि वो झूठ बोलेगा। झूठ का ताल्लुक किसके साथ है? यानी कि आप अपनी ऑनेस्टी खत्म कर रहे हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो बात की बात है, पहले ही आप अपनी इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 13। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 13। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 13 के अंदर बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन ऑडिटर शुड नॉट रिपोर्ट unsafe or fraudulent activity within a client organization as this would breach the fundamental principle of confidentiality। वो कह रहा है कि एक ऑडिटर को जो रिपोर्ट है वो
शुड नॉट रिपोर्ट अनसेफ, मतलब ऐसे उसको अनसेफ रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहा है उसको ऐसे कोई अनसेफ रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर रहा है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई अनसेफ रिपोर्ट, शुड नॉट रिपोर्ट अनसेफ और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, शुड नॉट रिपोर्ट। हाँ, ऑडिटर का तो काम ही यही है। ऑडिटर हमने ऑडिट का काम क्या, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि रिव्यू देना, चेक करना, कोई अनसेफ या कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है तो उसको पकड़ना, ये ऑडिटर का काम है। तो ये तो कहीं, ये तो बात नहीं हम कह सकते कि ऐसा वो करेगा तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी, नहीं। Acting in a public interest refer to an accountant's duty to consider the general welfare of society of their work. पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप जब काम करते हैं तो आप ओवरऑल, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है उसके अंदर सारी सोसाइटी आती है, सारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि उसको नॉट रिपोर्ट अनसेफ फ्रॉड और फ्रॉडलेंट, उसको तो अनसेफ और फ्रॉडलेंट के लिए ही हमने रखा हुआ है कि वो एक्टिविटीज, वो चीजें वो पकड़े, वो देखे कि क्या हमारी कंपनी में फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं। तो अल्फा ओनली नो, बीटा ओनली यस, बोथ नो, नीदर नो। तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 14। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 14। 14 अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या कहा जा रहा है, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज वर्किंग इन साउथ अमेरिकन कंट्री दैट हैज इट्स ओन कोड ऑफ एथिक्स। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री के अंदर काम कर रहा है, जिनका अपना कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फॉर अकाउंटेंट्स है, यानी कि वो उन्होंने अपने अकाउंटेंट्स के लिए अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाया हुआ है, विच इज नॉट एज स्ट्रिक्ट एज द एज दैट क्रिएटेड बाय आईएफएसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अच्छा, द अकाउंटेंट मस्ट कंप्लाई विद आईएफएसी आईईएसबी, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन, जो अकाउंटेंसी के रूल्स हैं उनके लिए जो फाउंडेशन फेडरेशन अकाउंटेंसी ने बनाए हुए हैं, या जो आईईएसबी बोर्ड ने बनाए हुए हैं, तो एथिक स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हुए हैं अकाउंटिंग, इज एज इट इज स्ट्रिक्ट। तो अकाउंटेंट, चाहे वो अकाउंटेंट अपने रूल, चाहे किसी भी कंपनी के अपने रूल बने हुए हों, बट जो भी आप स्टूडेंट हो, आप मेंबर हो, आप एसएससी, आप अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, उसने बात की है ना, अकाउंटेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, तो जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा उसको ये तो मस्ट फॉलो करना ही करना है, ये तो मस्ट कंप्लाई करना ही करना है। आप लोग एसएससी के अंदर जो चीजें पढ़ोगे, जो चीजें रूल्स चेंज होंगी, हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। द अकाउंटेंट ओनली नीड्स टू कंप्लाई विद लोकल कोड, नो, आप लोकल कोड्स के साथ करोगे बट इंटरनेशनली जो रूल्स बने हुए वो भी आपको फॉलो करने ही करने हैं। प्रोफेशनल अकाउंटिंग, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो आप। अकाउंटेंट कैन चूज विच कोड टू फॉलो, नो, अकाउंटेंट ये नहीं है कि सिर्फ वो कोड चूज करे, जो कोड प्रॉपर आईएफएसी ने बनाए हुए हैं वो कोड आपको फॉलो करने होंगे। द अकाउंटेंट कैन अप्लाई पार्ट ऑफ बोथ कोड्स, नहीं कि कुछ आप अपने लोकल यूज कर लो, कुछ अपने आप ये करो, नहीं। कोड्स ऑफ कंडक्ट आर नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी तो है कोड ऑफ कंडक्ट, ये कैसे हम कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग फील्ड के अंदर आप अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 15 है। जैक इज एन अकाउंटेंट हु इज करंटली हेल्पिंग टू डिफेंड वन ऑफ हिज क्लाइंट। अच्छा, जैक एक अकाउंटेंट है जो कि अपने एक क्लाइंट को डिफेंड कर रहा है, हु इज करंटली बीइंग prosecuted by a local government for tax evasion। अच्छा, टैक्स evasion क्या होती है, टैक्स की चोरी, यानी कि टैक्स, अगर आप टैक्स की चोरी यानी कि करते हो, आप टैक्स नहीं पे करते, छुपाते हो टैक्स को, तो हु इज करंटली बीइंग, ओके, विच एथिकल थ्रेट इज जैक एक्सपोज टू। अब वो क्या कर रहा है, वो अपने एक क्लाइंट को डिफेंड कर रहा है। डिफेंड क्या कर रहा है कि
मतलब उसने टैक्स एवाइजन किया, टैक्स को ज्यादा पे नहीं किया, छुपाया, कम पे किया, तो उसकी कौन सी थ्रेट आ सकती है? सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, उसका अपना तो कोई इंटरेस्ट, अपना तो कोई इंटरेस्ट स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगा। देखें, उसने हार्डली तो या पीछे तो कोई फीस ली होगी डेफिनेटली क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए या कुछ, बट हमें अपने इस सिनेरियो पे स्ट्रिक्ट रहना है कि जो इस चीज में बात की गई होगी, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं बताई कि सेल्फ इंटरेस्ट या पैसों के लिए वो कर रहा है, नहीं, तो हम इसको नो करेंगे। अच्छा, फेमिलियरिटी, कोई ऐसी फेमिलियरिटी वाली बात भी नहीं बताई कि वो उस क्लाइंट को जानता है या उस क्लाइंट के साथ उसका कोई रिलेशन है या कुछ नहीं। इंटिमिडिएशन, इंटिमिडिएशन का मतलब होता है कि अ, जहाँ पे आपको ये डर होता है कि आपकी जॉब चली जाएगी या कोई थ्रेट होती है या कुछ इस तरह की भी बात तो कोई है नहीं, तो लास्ट ऑप्शन बनता है एडवोकेसी, तो यही राइट ऑप्शन है, एडवोकेसी। यानी कि वो एक ऐसी चीज को प्रमोट कर रहा है जो कि गलत है, वो डिफेंड कर रहा है टैक्स इवर्जन को, टैक्स की चोरी को वो डिफेंड कर रहा है जो कि गलत। वो एडवोकेसी क्या होती है कि आप ऐसी पोजीशन पे हो और किसी ऐसी चीज को आप प्रमोट कर रहे हो जो कि रॉन्ग है, जो गलत है, आप किसी गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो, तो ये चीज टैक्स अवॉइजन, टैक्स की चोरी। अच्छा, लास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 16। ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है ये आपके एमटीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आएगी। इस तरह के क्वेश्चंस एमटीक्यूज होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे, जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 2 मार्क्स का, 0.5 का ईच ऑप्शन, और फिर टोटल 2 मार्क्स हो सकते हैं या 4 मार्क्स हो सकते हैं। The following are qualities that you may see in a professional at work। मतलब ये वाली qualities वो बता रहा है कि आप शायद आगे चल के हो सकता है कि आप देखो किसी प्रोफेशनल बंदे को वर्क प्लेस के ऊपर। ऑब्जेक्टिविटी है, ऑनेस्टी है, फेयरनेस है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, प्रोफेशनल अपीयरेंस है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, कॉन्फिडेंस है, यानी कि ऑनेस्टी भी उसके अंदर है, फेयरनेस, अच्छा भी वो बंदा है, बातों को सीक्रेट भी रखता है, ऑनेस्ट भी है, उसकी पर्सनालिटी से भी लगता है कि वो एक प्रोफेशनल पर्सन है, प्रोफेशनली बिहेव भी करता है। वो कह रहा है राइट डाउन विच ऑफ द 4 ऑप्शंस A to 4 कंटेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक बिहेवियर ऑफ आईएफएसी। आपको वो वाले 4 ऑप्शन ढूंढने हैं जो कि आईएफएसी ने लिखे हैं, एथिकल कोड या एसीसीए के कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। तो आप सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी, ये तो हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी हमने पढ़ा था, इंटेग्रिटी भी पढ़ा था हमने, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, और उसके अलावा प्रोफेशनल बिहेवियर, इनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या प्रोफेशनल बिहेवियर। तो 4 ऑप्शन उसने बोला था, 1 2 3 4, आपने वही चूज करना है जो आपने पढ़े हैं पीछे इस चैप्टर के अंदर। तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर बोला जा रहा है, देर आर फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एथिकल थ्रेट, डिफरेंट तरह की एथिकल थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी। The following sentence contains gap which specify the type of ethics threat that is being discussed. One trend of one trend to occur when accountant is promoting a position or opinion to the point where their subsequent objectivity is compromised। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले पीछे अंडरस्टैंडिंग के अंदर बताया कि कोई बंदा किसी पोजीशन पे हो के ऐसी चीज को प्रमोट कर रहा है जो कि गलत है, जिसके अंदर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जो कि प्रोफेशनली गलत है, तो वो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, दैट वाज एडवोकेसी, दैट वाज एडवोकेसी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। कह रहा है सेलेक्ट एन एथिकल थ्रेट विच अप्रोप्रिएटली फिल द गैप वन। ये 1 ऑप्शन है, तो इसको हम A B C D में से क्या सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे इसके लिए C ऑप्शन। क्यों C ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है किसी ऐसी चीज को जो कि गलत है, तो दैट इज एडवोकेसी थ्रेट। अच्छा, सेकंड में वो क्या कह रहा है, इफ एन अकाउंटेंट हैड एन अडल्ट सॉरी ऑडिट द if an accountant had to audit the financial results of a company that is owned and run by one of their friends। पहली बात यह है कि
हमने पढ़ा था और आगे चल के भी हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी जो ऑडिटर होता है वो दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जिस कंपनी में आप जहाँ आपके फ्रेंड्स वगैरह की कंपनी होती है वहां पे आप प्रॉपर इंडिपेंडेंट होके ऑडिट कर नहीं सकते। अब वो कह रहा है कि फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी जो कि उसके फ्रेंड की है, दिस वुड एक्सपोज देम टू रिस्क। दो तरह के रिस्क हैं। सेलेक्ट द एथिकल थ्रेट विच अप्रोप्रिएटली फिल द गैप टू। अब कौन कौन से तरह के रिस्क आएंगे? गैप टू को हमने फिल करना है। एक्सपोज देम टू रिस्क। कौन से रिस्क इसमें आएंगे? तो ऊपर चलते हैं। एक तो उसका फ्रेंड है और वो कर रहा है, तो डेफिनेटली फ्रेंड की बात आ गई है, तो फ्रेंड की बात जब आएगी तो फेमिलैरिटी थ्रेट। फ्रेंड की बात आएगी तो सीधी सीधी फेमिलैरिटी थ्रेट आएगी। फेमिलैरिटी थ्रेट आएगी क्योंकि वो रिलेशन में है, तो जानने वाले बंदे का काम, जो बंदा उसमें फ्रॉड्स वगैरह और फाइनेंशियल डाटा जो है वो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो उस कंपनी के उसके फ्रेंड ने किए हुए हैं, तो आप इंडिपेंडेंट होके करेक्ट चीजें नहीं बता सकोगे। तो ये हमारा, आप इनको आगे से आंसर से मैच करके डिटेल्स पढ़ के वेरीफाई करें कि क्या क्या क्वेश्चन के आंसर हमने पढ़े हैं, उनकी डिटेल के लिए एग्जामिनर ने साथ क्या लिखा हुआ है, दैट एग्जामिनर ने आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात करेंगे चैप्टर 11 की, और चैप्टर 11 हमारा होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिजनेस। गवर्नेंस क्या कैसे करेंगे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो को ख़त्म करने से पहले रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब मस्ट किया करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।